अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नर्व्स ऑफ द बॉडी सीरीज़। हमने हेड एंड नेक, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, पेल्विस, पेरिनियम, थॉरैक्स और इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने बैक की जो नर्व्स हैं वो सारी डिस्कस कर ली थी। नाउ हमें ओवरऑल जब देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, फिर हम उसकी डिटेल में गए थे। नाउ वी हैव अनदर सिस्टम ऑफ द बॉडी विच इज़ नोन एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें से आगे आ जाते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम अब डिटेल से देखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। उसके लिए सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप अपने हार्ट को कहते हैं कि बीट करो? नहीं। क्या आप अपने स्टमक को कहते हैं कि डाइजेस्ट करो खाना, अब डाइजेस्ट करो, अब ना करो? नहीं। क्या आप अपने प्यूपिल्स को कहते हो कि कंस्ट्रिक्ट हो जाओ, मैं ब्राइट सनलाइट में जा रहा हूँ? ऑटोमेटिकली हो जाता है, आप खुद कंट्रोल नहीं करते। तो कोई सिस्टम है ना हमारी बॉडी में जो 24 घंटे साइलेंटली काम कर रहा है, इन सबको कंट्रोल कर रहा है। दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पार्ट 1। अब आपने एक कार के बारे में सोचना है। आपको पता है कुछ कार्स मैनुअल होती हैं, कुछ ऑटोमेटिक होती हैं। इसी तरह जो मैनुअल ड्राइविंग वाली कार होती है वो हमारी बॉडी में है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं उसके स्टीयरिंग व्हील से, एक्सेलरेटर से, ब्रेक से। लेकिन कुछ ऐसी कार्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली काम करती हैं, ऑटो पायलट होती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो पार्ट है कि फॉर एग्जांपल कार के कुछ काम होते हैं ना, इंजन कूलिंग, फ्यूल इंजेक्शन, टेम्परेचर कंट्रोल, बैटरी चार्जिंग। ये वो चीज़ें जो हम कंट्रोल कार की नहीं कर सकते। इसी तरह हमारी बॉडी में भी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। सो हमारी बॉडी में सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। अब हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा होता है? फर्स्ट इज स्मूथ मसल को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट के कार्डियक मसल्स को कंट्रोल करता है और हमारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। स्मूथ मसल्स में कौन कौन से आ जाते हैं? हमारी बॉडी के ब्लड वेजल्स हैं जिनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन, इंटेस्टाइन्स के जो स्मूथ मसल्स हैं, पेरिस्टालसिस कराना है, खाना आगे लेके जाना है, पीछे नहीं लेके जाना। ब्रोंकाई जो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, डायलेट करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स जो कि कंस्ट्रिक्ट करते हैं, डायलेट करते हैं। कार्डिक मसल्स जो हार्ट में हैं। ग्लैंड्स जिसमें सलिवरी ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स, लैक्राइमल ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये सारे वो चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन स्केलेटल मसल जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 इज हु इज़ द बॉस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी तो कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है ना, तो वो है हमारा हाइपोथैलेमस। ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है जो बॉडी का सेंट्रल कंट्रोल रूम है। इसने हमारी बॉडी के टेम्परेचर को देखना है कि क्या वो नॉर्मल है, 37 डिग्री उसके ऊपर या उसके कम होगा, तो इसने फिर सिग्नल देना है बॉडी को कि टेम्परेचर कंट्रोल करो। ब्लड प्रेशर को हाइपोथैलेमस ने देखना होता है कि कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा। भूख लगना, हंगर, फिर सटाइटी हो जाना कि भूख नहीं लगी हुई, स्लीप, नींद आना, नींद ना आना, स्ट्रेस लेना, थर्स्ट, प्यास लगना, प्यास ना लगना। तो ये हाइपोथैलेमस है जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, बैलेंस में रख रहा है। टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, स्ट्रेस, हॉर्मोन्स, होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है हाइपोथैलेमस। पार्ट 4 पे जाते हैं। बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम? सबसे पहले हम बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब इसको हम समझने के लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक एग्जांपल देते हैं कि एक कोरियर है, वो हमारा पार्सल डायरेक्टली हमारे घर पे पहुंचा देता है, कहीं पे स्टॉप नहीं करता, ना किसी और को देता है। सेम हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है कि एक सिंगल मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारे सीएनएस से स्केलेटल मसल को जाके सप्लाई कर देती है। वन मोटर न्यूरॉन, कोई दरमियान में रिले स्टेशन नहीं है। दैट इज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम ये है, जैसे आपने पार्सल ऑर्डर किया, वो पहले एक वेयर हाउस जाएगा, फिर कोरियर 2 आएगा, वो उसको वेयर हाउस से पकड़ के आपके घर में पहुंचाएगा। ये हमारा एग्जांपल है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कि इसमें दो लोग काम कर रहे हैं। एक स्टेशन तक उस पार्सल को पहुंचाता है और एक उस स्टेशन से पकड़ के आपके घर में लेके आता है। तो यहाँ पर पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एग्जाम्पल हमने ली कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकलेगा, वो गैंग्लियन में रिले करेगा, फिर गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आएगा और वो हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन जिसके ऊपर जाना है उसने उसको जाएगा। तो सिमेटिक नर्वस सिस्टम में ये नहीं था, उसमें डायरेक्ट सिग्नल मसल तक आ गया था। यहाँ पे क्या है, इसमें एक गैंग्लियन है जिसपे जो एक वेयर हाउस है जिसमें पहले हमारा पार्सल जाना है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से और फिर हमारा वहाँ से पार्सल हमारे घर पे आना है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं। और दो तरह के न्यूरॉन्स हमने देखे कि एक प्री गैंग्लियोनिक है और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक है। एक पहला न्यूरॉन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होकर गैंग्लियन तक जा रहा है, फिर एक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है जो गैंग्लियन से लेके हमारे ऑर्गन तक जा रहा है।
पार्ट 5 पे हम जाते हैं कि गैंग्लियन क्या है। गैंग्लियन एक रिले स्टेशन है बिटवीन प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, कि नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो न्यूरॉन से गैंग्लियन तक आ रही हैं और वहाँ से फिर गैंग्लियन से जाके ऑर्गन पे जा रही हैं। ब्रेन, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, गैंग्लियन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन टू टारगेट ऑर्गन। तो ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पूरा पैथवे है जो हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज सेल बॉडीज क्या है। वेयर डज द फर्स्ट न्यूरॉन बिगिन? inside the central nervous system. Therefore, preganglionic neuron cell body lies inside the central nervous system. Preganglionic neuron को जो cell body है वो कहाँ पे है? Central nervous system पे। फिर सेकेंड न्यूरॉन कहाँ से शुरू हो रहा है? गैंग्लियन से। इस वजह से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बॉडी का जो सेल बॉडी है वो आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का जो है स्टार्ट ये सेल बॉडी उसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की सेल बॉडी गैंग्लियन में है। नेक्स्ट, मोटर एंड प्लेट। स्केलेटल मसल की बात करें तो हर मसल फाइबर जो है वो सप्लाई कर रहा है, हर मसल फाइबर की अपनी अपनी वायर है, अपनी अपनी मोटर एंड प्लेट है। इट इज़ सोमैटिक। लेकिन अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है, इसमें बहुत सी नर्व एंडिंग्स जो हैं बहुत से सेल्स के ऊपर स्प्रेड करती हैं थ्रू डिफ्यूज जंक्शन। इसमें कोई मोटर एंड प्लेट नहीं होती, इसमें डिफ्यूज न्यूरोफेक्टर जंक्शंस होते हैं। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो स्केलेटल मसल्स हैं उसके हर मसल फाइबर की अपनी अपनी मोटर एंड प्लेट है। लेकिन जो हमारी है स्मूथ मसल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसमें नर्व्स जाके स्प्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज टू डिवीजन्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें हमने देखा सिंपैथेटिक डिवीजन होती है और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक इज फाइट और फ्लाइट और पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट, डाइजेस्ट एंड रिकवर। ये पिक्चर से आप इसको देख सकते हैं। Why is sympathetic more widespread? पार्ट 9 में हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक हमने देखा बहुत वाइड स्प्रेड है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। सबसे पहले कि एक फायर अलार्म है, जब हम उसको बजाएंगे तो पूरी बिल्डिंग में आवाज़ जाएगी और हर बंदा उस फायर अलार्म को सुन के भाग जाएगा। तो दिस इज के प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एक होता है और बहुत से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं। कि एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, उसने गैंग्लियन में आना है और उसमें से बहुत से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स निकलने हैं और वाइड स्प्रेड जो है रिस्पॉन्स है और जनरलाइज रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एग्जांपल इस तरह से है जैसे एक पर्सन जो है डायरेक्टली एक फ़ोन पे कॉल कर रहा है और वो जो अगला बंदा होगा वो उस कॉल को सुन लेगा। सो इसमें क्या होता है, ईच प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कम्युनिकेट्स विद ओनली फ्यू पोस्ट गैंग्लियोनिक। मतलब एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, एक सेल बॉडी है और सिर्फ 2 या 3 पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं। तो दिस रिस्पॉन्स इज लोकलाइज्ड एंड स्पेसिफिक। इस वजह से सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम की रिस्पॉन्स है वो जनरलाइज्ड है और पैरासिम्पैथेटिक का स्पेसिफिक लोकलाइज्ड है। पार्ट 10, सिंपैथेटिक इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। अब मैंने बताया आपको कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रहा है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, आके गैंग्लियन पे रिले कर रहा है, उसमें से बहुत से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स निकल रहे हैं और वो जाके बहुत से ऑर्गन्स पे स्प्रेड कर गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप वाइवा देने जा रहे हैं, तो वाइवा देने गए हैं, आप डर गए हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। क्यों? सारी चीज़ें इकट्ठी क्यों हो गई हैं? क्योंकि एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन था और उसने वाइड स्प्रेड सिग्नल दिया, पूरी बॉडी को अलर्ट कर दिया कि अब फाइट और फ्लाइट का टाइम आ गया या आपके सामने शेर आ गया है। तो पूरी बॉडी को एक टाइम अलर्ट करना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ बॉडी के एक पार्ट को अलर्ट करोगे तो आप कभी भी वहाँ से भाग नहीं पाओगे शेर को देख के। तो इस वजह से सिंपैथेटिक इफेक्ट्स क्या हैं, बहुत वाइड स्प्रेड है कि आपने जैसे ही शेर के देखा तो आपके हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई, आपके ब्रोंकाई डायलेट हो गए, हार्ट बीट तेज़ हुई ताकि पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई जाए, ब्लड प्रेशर ब्रोंकाई डायलेट हुए ताकि आप इजीली सांस ले सकें, प्यूपिल्स डायलेट हो गए कि आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आए, गट की पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज हो गई उस वक्त, क्योंकि अभी खाना हजम करने का टाइम नहीं है, अभी भागने का टाइम है शेर को देख के। ब्लैडर वॉल रिलैक्स हो गई, इंटरनल स्फिंक्टर क्लोज हो गया, क्योंकि अभी यूरिन करने का टाइम नहीं है, भागने का टाइम है, यूरिन रिटेंशन करवाओ। एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन वन गोल, सर्वाइवल, के बचना है किसी तरह। पार्ट 12 देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक दूसरे को अपोज करते हैं सी-सॉ की तरह, कि अगर एक साइड सी-सॉ के नीचे है तो दूसरी ऊपर जा रही है। Sympathetic and parasympathetic systems usually have opposite effects on the same organ. This is called as antagonistic action. But sometimes they cooperate. हमेशा ये एक दूसरे को अपोज करते हैं? No. Sometimes they work together. For example, sexual function को आपको पता है कि जो erection होती है पेनिस की, that is controlled by parasympathetic nervous system and ejaculation is controlled by sympathetic.
nervous system. Revise these FCPS Part 1 high yield pearls and ultimate memory story from here. Then we will be discussing about final concept map कि hypothalamus है उसको control कर रहा है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे से पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स कर रहा है. सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस हार्ट रेट, ब्रोंकोडाइलेशन, प्यूपिल डायलेशन, डाइजेशन, डिक्रीज ब्लैडर एम्प्टिंग. और इसका ऑपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसमें हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन होती है, डाइजेशन ज़्यादा होती है और ब्लैडर एम्प्टिंग ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडीज इमरजेंसी टीम वर्सेज मेंटेनेंस टीम. अब दो टीम्स हैं, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक में लाइन आ गया, डेंजर है, बॉडी अपने आप को तैयार करेगी फाइट एंड फ्लाइट के लिए, जबकि पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट है, बॉडी अपने आप को रिपेयर और रिस्टोर करती है और सेफ एंड रिलैक्स्ड होती है. सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की टेरिटरी की बात करते हैं कि हमारी बॉडी में पूरी जो इंटायर बॉडी है ना ऑलमोस्ट इट इज़ हैविंग सिंपैथेटिक डिवीजन, जिसमें हेड, नेक, कोरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, बॉडी वॉल, अपर लिम्ब, लोअर लिम्स, स्वेट ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, इन सबको जो है सिंपैथेटिक डिवीजन कंट्रोल करिए. और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन डज नॉट सप्लाई बॉडी वॉल और लिम्स. It is maintenance department. It mainly supplies head, thoracic viscera, abdominal viscera, pelvic viscera and external genitalia. Sympathetic goes everywhere and parasympathetic visits only organs. Why sympathetic nervous system is generalized? क्योंकि हमने पहले बात की कि it is emergency state, तो पूरी बॉडी को अवेयर करना ज़रूरी है. एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है, बहुत से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1:15. वन सिग्नल स्प्रेड्स एवरीवेयर. पैरासिम्पैथेटिक में पर्सनल कॉल है कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा और थोड़े से पोस्ट गैंग्लियोनिक होंगे. अप्रॉक्सीमेटली एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है तो उसका पोस्ट गैंग्लियोनिक से 2 होंगे. रिस्पॉन्स इज प्रिसाइज एंड जनरलाइज्ड. वेयर डज द सिंपैथेटिक सिस्टम बिगिंस? क्योंकि ये वाइड स्प्रेड है, थोरैकोलम्बर. बट वेयर आर द सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर लोकेटेड? कहाँ पे होते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के? ग्रे हॉर्न, लेटरल ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. आपको पता है ना स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो इसके इंटीरियर हॉर्न्स होते हैं, पोस्टीरियर हॉर्न्स होते हैं और लेटरल हॉर्न्स होते हैं. इंटीरियर हॉर्न्स में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, पोस्टीरियर हॉर्न्स में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और लेटरल हॉर्न्स में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स होते हैं. और ये सारी स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होते, सिर्फ होते हैं T1 से लेके L2 तक. ओके, तो इसको कहते हैं थोरैकोलम्बर आउटफ्लो. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का T1 to L2 है जिसको थोरैकोलम्बर कहते हैं. दीज फाइबर्स लीव फ्रॉम थोरेसिक एंड लंबर स्पाइनल कॉर्ड. तो ये आपने याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैरी करता है, T1 to L2. और कौन से पार्ट से? लेटरल हॉर्न से. वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंटीरियर रूट होती है ना स्पाइनल, वो आगे से इंटीरियर पोस्टीरियर रूट मिलकर स्पाइनल नर्व बनाते हैं. और स्पाइनल नर्व के वाइट रेमस कम्युनिकेंट्स होते हैं जो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं, गैंग्लियन में जाते हैं. और फिर गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक निकलते हैं जो ग्रे हॉर्न्स होते हैं. Preganglionic sympathetic fibers leave the central nervous system through anterior roots, enter the spinal nerve, and then pass via the white ramus communicants into the sympathetic trunk. White क्यों है? क्योंकि यहाँ पे myelinated fibers हैं, इस वजह से वो white है. Next is sympathetic trunk and ganglion. Two sympathetic trunks lie beside the vertebral column on each side. कि ये अगर vertebral column है आपको नज़र आ रहा, इसके दोनों साइड्स पे आपको sympathetic trunks नज़र आ रही हैं. हर ट्रंक की एक गैंग्लिया की चेन है जिसको कहते हैं पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया. क्यों पैरावर्टिब्रल है? क्योंकि ये वर्टिब्रा के साथ हैं, इसलिए इनको पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया कहते हैं. और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? बेस ऑफ स्कल से लेकर कॉकेक्स तक ये पूरी ट्रंक होती है, चेन ऑफ गैंग्लिया, सिंपैथेटिक चेन इनको कहते हैं. और फिर कॉकेक्स के लेवल पे जाके जो कॉकेक्स होता है ना हमारा ये वाला टेल बोन, यहाँ पे ये दोनों आके मिल जाते हैं. एज यू कैन सी ये दोनों आके यहाँ पे मिल गए हैं, यूनाइट कर गए हैं. तो जो लास्ट अनपेयर्ड गैंग्लियन होता है उसको हम गैंग्लियन इम्पार कहते हैं. इट जॉइंस टू बोथ साइड्स. ओके, गैंग्लियन इम्पार्ट इसको कहते हैं. तो इस तरह से दोनों वर्टिब्रा जो होते हैं, वर्टिब्रल बॉडीज़, उन दोनों के साइड्स पे पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया होते हैं, पूरे एक्सटेंड कर रहे होते हैं बेस ऑफ स्कल से नीचे तक, और नीचे आके दोनों फ्यूज़ करके गैंग्लियन इम्पार्ट बनाते हैं जो टिप ऑफ कॉकेक्स पे लेवल पे. ओके, पार्ट 5 हो गया. पार्ट 6 हमारी है 4 हाईवेज ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सबसे पहले आते हैं बॉडी वॉल एंड लिम्स. बॉडी वॉल एंड लिम्स के कहाँ से आते हैं? वही T1 से लेके L2 थोरैकोलम्बर. ये जब ओरिजिनेट करते हैं ना तो ये साइनेप्स करते हैं सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया में, और वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो निकलते हैं और वो स्पाइनल नर्व्स को ज्वाइन कर लेते हैं. स्पाइनल नर्व स्किन तक जाती हैं तो वहाँ चले जाएंगे, स्प्लाइट करेंगे जाके स्किन, स्वेट ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, इरेक्टर पाइलाई मसल्स, लिम्स. ओके, और दूसरी हाईवे क्या है? हेड की. हेड की सप्लाई कहाँ से आती है? T1 to T4. ये फाइबर्स जो हैं कहाँ जाते हैं?
सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में, और सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से फिर ये आर्टरीज़ को ज्वाइन करके हेड तक पहुंचते हैं। डायलेटर प्यूपिली को सप्लाई करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, ब्लड वेजल्स और सुपीरियर टार्सल मसल्स जो भी हेड के हैं। तो हेड के अपने कोई सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स नहीं है, वो नेक्स्ट से लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ रही है ना, मतलब प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं, उन्होंने जाके गैंग्लियों पे जो है वो फ्यूज़ किए हैं और जाके बॉडी वॉल एंड लिम्स की जितनी भी स्किन, स्वेट ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, इरेक्टर पाइल एंड लिम्स हैं उनको सप्लाई करिए। हेड के T1 to T4 हैं, ये कहाँ से निकल रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, लेटरल हॉर्न से, और वहाँ जाके सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में जा रहे हैं, प्री गैंग्लियनिक, और फिर प्री गैंग्लियनिक सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियनिक निकल के इन सबको सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है थोरेसिक ऑर्गन्स। थोरेसिक ऑर्गन्स की भी सेम है, हेड वाले ही, T1 to T4। ये कहाँ पे करते हैं थोरेसिक ऑर्गन्स वाले? इनके गैंग्लिया कौन से हैं? सर्वाइकल और अपर थोरेसिक चेन गैंग्लिया होते हैं। और थोरेसिक ऑर्गन्स कौन से हैं? हार्ट, लंग्स। ओके, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन यहाँ पे होगी तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ब्रोंकोडायलेशन होगी। फिर है एब्डोमेन पेल्विस के। एब्डोमेन पेल्विस के T5 to T12 होते हैं। ये कोई साइनैप्स नहीं करते, इस सिंपैथेटिक चेन से ऐसे ही गुजर जाते हैं और जाके थोरेसिक स्प्लैंक्टिक नर्व से बना के तो प्री एओर्टिक गैंग्लिया में साइनैप्स करते हैं। ठीक है, जिसमें सेलियक, एक्सपीरियर मेसेंटेरिक और इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया होते हैं और फिर वहाँ से निकल के एब्डोमेन और पेल्विक विजरा को सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये आपको समझ आ रही है 4 हाईवेज और सिंपैथेटिक सिस्टम। हमने सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में बात की, पूरे जनरलाइज्ड बॉडी को सप्लाई करी है, हेड, थॉरैक्स, लिम्स, फिर हमारे विजुअल ऑर्गन्स हैं, एब्डोमेन, पेल्विस है। तो अब हमने देखा कि जो T1 to L2 हैं वो जाके सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया में साइनैप्स करते हैं, वहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक निकल के यहाँ जाते हैं। ओके, ये होगी हमारी हाईवे 1। हाईवे 2 क्या है? हेड को सप्लाई करना है, वहाँ से T1 to T4 है, वो जाके सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन हेड का होता है, वहाँ से जाके डायलेटर प्यूपिली और इन सबको सप्लाई करते हैं। फिर वी हैव थोरेसिक ऑर्गन्स, उसके लिए T1 to T4 है। और यहाँ पे गैंग्लिया कौन से हैं थोरेसिक ऑर्गन्स के लिए? अपर थोरेसिक चेन गैंग्लिया और सर्वाइकल गैंग्लिया। और ये किसको सप्लाई कर रही है? हार्ट एंड लंग्स को। वहाँ पे हार्ट रेट ज़्यादा कराएंगे, ब्रोंकोडायलेशन कराएंगे। एब्डोमेन पेल्विस के T5 से ऑनवर्ड T12 तक है, तो हमारे पूरे हो गए हैं। हमने देखा कि ये टोटल होते ही इतने हैं, T1 to L2। ठीक है, तो T5 to T12 वाले जो हैं वो जाके सिंपैथेटिक थोरेसिक स्प्लैंक्टिक नर्व्स बनाएंगे और फिर वो थोरेसिक स्प्लैंक्टिक नर्व्स जो है वो जाके सीलियक, सुपीरियर मेसेंटेरिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक में गैंग्लिया में साइनैप्स कराएंगे और जाके उसमें हमने बात की हुई है ऑलरेडी के सीलियक वाले जो होंगे वो फॉरगेट को सप्लाई करेंगे, सुपीरियर मेसेंटेरिक वाले मिडगट को सप्लाई करेंगे और इंफीरियर मेसेंटेरिक वाले हाइंडगट को सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक की अब हमने देखा था कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी थोरैको लंबड़ है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना उसकी थोरैसिक से नहीं आती, इसकी ब्रेन एंड सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, इसलिए इनको क्रेनियो सैक्रल कहते हैं। इसका एक पैरासिम्पैथेटिक का क्रेनियल पार्ट होता है और एक इसका सैक्रल पार्ट होता है। क्रेनियल पार्ट में 4 होते हैं, ऑक्यूलोमोटर नर्व, फेशियल नर्व, ग्लॉसियोफ्रेंजियल नर्व और वेगस नर्व। ओके, जो ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है ये हम बहुत डिटेल से क्रेनियल नर्व्स बात कर चुके हैं कि ऑक्यूलोमोटर नर्व क्या करवाती है। अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, प्यूपिल कंस्ट्रक्शन एंड अकोमोडेशन। फेशियल नर्व लाक्राइमल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड को कंट्रोल करती है और उनकी सक्रीशन ज़्यादा कराती है। ग्लॉसोफ्रेंजियल हमारा पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर रहा होता है और उसकी सक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। वेगस नर्व हमारी बहुत बढ़िया, जो हमारी हार्ट, लंग्स, ऑलमोस्ट सारे थोरेसिक और एब्डोमिनल विजरा को वेगस नर्व सप्लाई करनी होती है। पैरासिम्पैथेटिक का जो सैक्रल पार्ट है दैट इज S2, S3, S4, ये किस किस को सप्लाई करता है? पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व्स बनाता है जो कि हमारे डिस्टल कॉलॉन को, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, पेल्विक ऑर्गन्स और इरेक्टाइल टिश्यूज़ को सप्लाई करता है। तो S2, S3, S4 कीप द पेल्विस ऑफ द फ्लोर। और इसके अलावा 3, 7, 9, 10 हमारी 4 पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियल नर्व्स हैं। 3, 7, 9, 10, S2, S3, S4 क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो इज़ फॉर द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक ये हमारी बात आ जाती है, हमेशा याद रखना है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अब प्री गैंग्लियनिक जो है सिंपैथेटिक भी हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक भी सिंपैथेटिक हैं, प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक भी हैं, प्री पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक भी हैं। अब फाइबर्स इनके कुछ शॉर्ट हैं, कुछ लॉन्ग हैं, तो हम देखेंगे कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं ना वो बहुत शॉर्ट होते हैं। बस आपने यही याद रखना है कि सिंपैथेटिक के ना मतलब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इनके साथ ही दरवाज़ा है। ओके, साथ ही गैंग्लियन पड़ा हुआ है, तो प्री गैंग्लियनिक शॉर्ट हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक लंबे हैं। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक का ऑपोजिट है, पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियनिक लंबे हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक जो है ना वो छोटे हैं। तो ये आपने याद रखना है। ये देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आया, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, इतना बड़ा है ना पैरासिम्पैथेटिक का, और गैंग्लियन जो है वो बिल्कुल ऑर्गन के करीब है, तो इस वजह से उसकी शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं। मतलब ये ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन है, तो इधर ही इसका गैंग्लियन पड़ा हुआ है, तो इस वजह से पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स बड़े होते हैं और पोस्ट गैंग्लियनिक छोटे होते हैं। इसके जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल करीब होते हैं, इस वजह से सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक लॉन्ग है और प्री गैंग्लियनिक शॉर्ट है। तो ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए।
नेक्स्ट आते हैं विजुअल एफरेंट्स। विजुअल एफरेंट फाइबर्स जो हैं ये हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। एफरेंट का मतलब ही होता है कि पहले वाला, ठीक है, ए फॉर एफरेंट, ए फॉर पहले वाला। तो मतलब इसने क्या करना है, ये बॉडी के सीसीटीवी कैमराज हैं विजुअल एफरेंट्स, इन्होंने ब्रेन को अवेयर रखना होता है ऑफ द, मतलब ये देखो सीसीटीवी कैमरा है, ये विजुअल एफरेंट्स हैं, इसने ब्रेन को बताते रहना है, सिग्नल रिपोर्ट देती रहनी है, एक रिपोर्ट तैयार करके ब्रेन को देते रहना है कि बॉडी का ब्लड प्रेशर कैसा है, ऑक्सीजन कैसी है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, स्ट्रेच फुलनेस कैसी है, ब्लैडर की, रेक्टम की, पीएच कैसी है, ऑस्मोलैरिटी, टेम्परेचर कैसा है, हार्मोन्स क्या है। तो ये सीसीटीवी विजुअल कैमराज हैं। अब नॉर्मल वर्सेस विजुअल नॉर्मल विजुअल सेंसेशंस की बात करते हैं। हमने शुरू में बात की थी हाइपोथैलेमस जो है ना सबसे ऊपर है, टॉप पे, उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसमें फर्दर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब हमें पता भी चल गया कि सिंपैथेटिक थोरैकोलम्बर है और इसने पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है, फाइट एंड फ्लाइट, और इसके शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक, लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक गैंग्लिया नियर स्पाइनल कॉर्ड है, इस वजह से प्री गैंग्लियोनिक शॉर्ट है। और पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियो सैक्रल है जिसमें 3, 7, 9, 10 क्रेनियल नर्व्स हैं और S2 S4 सैक्रल नर्व्स हैं। ये जो है हेड और विजरा को सिर्फ सप्लाई कर रहे होते हैं, इसमें कोई पूरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती। और रेस्ट और डाइजेस्ट स्टेट है, इसमें लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक है और शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक है और गैंग्लिया ऑर्गन के करीब है। ये हमें समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि ऑटोनॉमिक प्लेक्सिस जो हैं वो होती हैं ऑटोनॉमिक प्लेक्सिस, सिंपैथेटिक गैंग्लिया, वाइट रेमस कम्युनिकेंट, स्पाइनल नर्व्स एंड डॉर्सल रूट गैंग्लियन। विजुअल एफरेंट्स की हम बात कर रहे थे कि वो एक ब्रेन को रिपोर्ट देता रहता है। तो वेगस नर्व की बात करते हैं कि मैनी फाइबर्स इन द वेगस नर्व कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन लाइक स्ट्रेच, बॉडी केमिस्ट्री एटसेट्रा फ्रॉम थोरेसिक एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स टू ब्रेन स्टेम। इसके जो सेल बॉडीज होते हैं दे आर लोकेटेड इन वेगल सेंसरी गैंग्लिया नियर द बेस ऑफ द स्कल। विजुअल एफरेंट्स सर्विलेंस सिस्टम में मॉनिटर करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। पेन यूजुअली ट्रेवल्स फ्रॉम सिंपैथेटिक fibers to dorsal root ganglia and physiological reflex information often travels with the vagus nerve to the brain stem। तो विजुअल एफरेंट्स एक तो है सिंपैथेटिक फाइबर्स के जिसमें पेन आती है और पेन के सेंसेशंस ब्रेन तक पहुंचाने वाले, और दूसरे वेगस नर्व है जो रिफ्लेक्स इन्फॉर्मेशन ब्रेन स्टेम तक पहुंचाता है। ओके, नेक्स्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिटेल में अगर हम जाएं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन की हमने बात की, हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और साथ में नई चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। अब हमने बात कर ली, आपको समझ आ गई कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से कहाँ तक होता है, थोरैकोलम्बर T1 to L2। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हेड में, इसकी एग्जांपल हम ये देते हैं कि फॉर एग्जांपल आई में जो है ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो अब क्या होगा, अब ये है कि हेड के अंदर तो हमने देखा कोई भी जो है ना उसके नहीं है, हेड के ऊपर हमने बात की थी ना कि हेड में, आई में कोई भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि हेड हैज़ नो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स ऑन इट्स ओन, इट बोरेज फ्रॉम द नेक। तो फॉर एग्जांपल हेड में, आई के अंदर कोई इमरजेंसी हो गई है तो उसका अपना तो कोई भी नहीं है, हेड में तो उसके कोई फायर फाइटर्स है ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आई में जो है ना फायर लग गई है, आग लग गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है बेसिकली, तो फायर फाइटर्स हेड के अंदर है ही नहीं है सिंपैथेटिक, तो उनको जो है ना थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड से फायर फाइटर्स आने चाहिए, तो वो ऑब्वियसली ऊपर आएंगे, उनको ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि हेड के अपने सिंपैथेटिक फाइबर्स नहीं हैं, थोरैकोलम्बर है सिर्फ हमारे पास। तो ऑब्वियसली थोरैकोलम्बर है तो हमें थोरेसिक रीजन से, थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड है T1 to L2, वहाँ से हमें फाइबर्स हेड तक पहुँचानी है, तो ऑब्वियसली उनको ऊपर ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेयर डज एवरी सिंपैथेटिक फाइबर स्टार्ट? कैन सिंपैथेटिक फाइबर्स बिगेन इन नेक? नो। कैन दे बिगेन इनसाइड द ब्रेन? नो। दे ऑलवेज बिगेन इन द स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन T1 एंड T2। तो सिंपैथेटिक फाइबर्स आने ही T1 T2 से हैं, इस वजह से हेड एंड नेक के लिए जो सेगमेंट्स आते हैं वो T1 to T4 हैं। ओके, देयर आर नो सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सेल बॉडीज इन सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड। तो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में कोई सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सेल बॉडीज नहीं है। अगर हेड में कोई भी इमरजेंसी होगी तो उनको थोरैकोलम्बर रीजन से T1 से L2 के दरमियान से आना जाएगा, और यहाँ पे जो हेड के लिए फाइबर्स हैं वो T1 to T4 हैं। तो फाइबर क्या करेगा, फाइबर सबसे पहले T1 से निकलेगा, एंटीरियर रूट में जाएगा स्पाइनल कॉर्ड की, वहाँ से स्पाइनल नर्व बनेगी, स्पाइनल नर्व जाएगी वाइट रेमस कम्युनिकेंट से किसमें, सिंपैथेटिक ट्रंक में। ठीक है, तो टारगेट उनका क्या है, हेड, तो फाइबर्स को ऊपर आना पड़ेगा। इसको ऐसे ही समझ लें जैसे एलिवेटर है, तो सिंपैथेटिक ट्रंक उनके लिए एलिवेटर है। जैसे हम लिफ्ट में नहीं बैठते, हमने छत पे जाना हो तो हम लिफ्ट में बैठते हैं और फिर ऊपर जाते हैं लिफ्ट के थ्रू, बिल्डिंग के ऊपर जा रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हेड के पास अपने सिंपैथेटिक फाइबर्स नहीं है, ये सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं इनको लिफ्ट में बैठ के, मतलब सिंपैथेटिक ट्रंक में बैठना पड़ेगा कि वो लिफ्ट के थ्रू, सिंपैथेटिक ट्रंक समझ लें एक लिफ्ट है उनके लिए, इन फाइबर्स के लिए।
तो 3 सर्वाइकल स्टेशन हैं, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन एंड इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जो होता है ना वो T1 के साथ फ्यूज़ होकर स्टेलेट गैंग्लियन बना देता है। ओके, जो इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन C8 है ना, ये T1 के साथ मिलके एक मिक्स्ड का सा गैंग्लियन बनाता है जिसको हम स्टेलेट गैंग्लियन कहते हैं। तो 3 सर्वाइकल गैंग्लिया हैं। विच वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट? Almost everything in the head receives the sympathetic fibers from only one ganglion. This is superior cervical ganglion. तो हेड के अपने कोई फाइबर्स नहीं है, इनको नीचे से मिलेंगे, ठीक है। तो 3 तरह के सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, सुपीरियर सर्वाइकल, मिडल सर्वाइकल एंड इन्फीरियर सर्वाइकल। तो हेड के लिए कौन से हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स, किस गैंग्लियन से आ रहे हैं? From the superior cervical ganglion. This is the largest cervical sympathetic ganglion and it is formed by fusion of C1 to C4. It lies around the level of C2 vertebra. Superior cervical ganglion. All sympathetic fibers entering the head are postganglionic fibers from the superior cervical ganglion. Okay. Next is how do fibers reach the head. अब fibers ने ऊपर आना है, हमने बात कर ली superior cervical ganglion से आएंगे। तो देर आर नो डायरेक्ट नर्व्स रनिंग फ्रॉम गैंग्लियन इनटू द स्कल। तो उनके लिए अब कोई नर्व्स तो नहीं है कि वो ऊपर आ सकें, वो सहारा लेते हैं आर्टरीज़ का, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड, वर्टिब्रल आर्टरी का। क्या होता है कि जो ये आर्टरीज़ होती हैं, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड, वर्टिब्रल आर्टरीज़, ये फाइबर्स होते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स, इनके गिर्द नर्व के नेटवर्क बना लेते हैं जिनको कहते हैं पेरी आर्टीरियल प्लेक्सिस। तो सिंपैथेटिक नर्व्स लव टू ट्रैवल विद आर्टरीज़। मैंने आपको ये पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं ना, इनको हमारे हर रास्ते का पता है हमारी बॉडी के, ठीक है। इनको पता है कि इस जगह जाऊंगी तो मैं इस ऑर्गन में पहुंच जाऊंगी, इस आर्टरी को पता है कि मैंने इस जगह से गुजरना है तो इस ऑर्गन तक पहुंचना है। लेकिन सिंपैथेटिक फाइबर जो पोस्ट गैंग्लियनिक हैं, जो गैंग्लियन से निकल के ऑर्गन्स तक जाने हैं, उनको नहीं पता रास्तों का। तो वो क्या करते हैं, वो आर्टरीज़ को पकड़ लेते हैं ताकि हम आर्टरीज़ के साथ साथ जहाँ जहाँ वो जा रही हैं तो हम पहुँच जाए। तो इन फाइबर्स ने, अब हेड के पास तो कोई सिंपैथेटिक फाइबर्स नहीं थे, सिंपैथेटिक कोई रिले स्टेशन गैंग्लियन नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से निकले, फिर इन्होंने सर में जाना था, इनको रास्ते का नहीं पता था, तो इन्होंने आर्टरीज़ को पकड़ लिया। इन्होंने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरीज़ को पकड़ लिया, उनके गिर्द पेरी आर्टेरियल प्लेक्सिस बना लिए और फिर जो है ना ये हेड पे पहुंच गए। अब जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के गिर्द प्लेक्सिस बनेगा, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस। इट फॉर्म्स द इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस, और ये फिर फाइबर्स जो हैं इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस से स्कल में हर जगह पहुँच जाते हैं। अब देखें, अब आई की देखें, आई की हमने सप्लाई देखी थी ना, याद है आपको, नर्व्स ऑफ द आई, उसमें हमने डिस्कस किया था ना कि आईज़ के मसल्स हैं, प्यूपिलरी मसल्स, डायलेटर प्यूपिली, स्फिंक्टर प्यूपिली, जिन्होंने प्यूपिल्स को कंस्ट्रक्ट या डायलेट करना है। आई की कुछ ब्लड वेसल्स हैं जिनको हमने सप्लाई करना है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। तो अगर सिंपैथेटिक की बात करें तो क्या होता है कि वहाँ से निकलते हैं फाइबर्स, ठीक है, वो गैंग्लियन में जाते हैं, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, वहाँ से निकलते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स, वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का सहारा लेते हैं, इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस बना के फिर ये सिंपैथेटिक रूट ऑफ सिलियरी गैंग्लियन में जाते हैं। लेकिन दोबारा से सिलियरी गैंग्लियन में जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में सिनैप्स कर लिया हुआ है, तो यहाँ से ये सिलियरी गैंग्लियन में सिनैप्स नहीं करेंगे, बस गुजरेंगे। तो सिलियरी गैंग्लियन से गुजर के ये देंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व्स, जो हमारे डायलेटर और प्यूपिली को सप्लाई करेंगी, सुपीरियर टार्सल मसल और ब्लड वेसल्स को सप्लाई करेंगी। तो अगर फॉर एग्जांपल ये पाथ पे ख़राब हो जाता है हमारा, तो प्यूपिल डायलेट नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसने प्यूपिल डायलेटर प्यूपिल को सप्लाई करना था। प्यूपिल डायलेट नहीं करेगा तो मियोसिस हो जाएगी, आई ड्रूप्स जो हैं वो ड्रॉप कर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर टार्सल मसल को उसने सप्लाई किया था जिसने आईलिड को उठाना था। टॉक्सिस हो जाएगी और स्वेटिंग जो है डिक्रीज़ हो जाएगी ऑन द अफेक्टेड साइड ऑफ फेस। अब किस तरह ये हमारी डैमेज हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के गिर्द इन्होंने प्लेक्सस बनाया हुआ था, उस कैरोटिड आर्टरी की डायसेक्शन हो जाए, उस कैरोटिड आर्टरी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कैरोटिड आर्टरी डायसेक्शन हो जाए, वहाँ पे पैनकॉस ट्यूमर हो, मतलब ट्यूमर जो है ना वो हो इस जगह पे जिसने इस प्लेक्सिस को, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन को या इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस को जो है ना कंप्रेस कर दिया, या कोई नेक सर्जरी या नेक ट्रॉमा हुआ है, या स्टेलेट गैंग्लियन ब्लॉक हुआ है। स्टेलेट गैंग्लियन कौन सा जो C8 और T1 से मिलके बन रहा था, तो क्या होगा कि ये सिंपैथेटिक फाइबर्स खराब हो जाएंगे जो उन्होंने हेड को सप्लाई करना था, जिसकी वजह से क्या होगा, हॉर्नर सिंड्रोम, टोसिस, मियोसिस और स्वेटिंग कम हो जाएगी। एंड हाइड यहाँ पर ही हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि स्वेटिंग जो होती है ना, स्वेटिंग जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, पैरासिम्पैथेटिक का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से स्वेटिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहीं से कट हो जाएगा तो स्वेटिंग नहीं होगी। सो दिस इज़ द पॉइंट।
अब हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के किस तरह से सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन बनता है, किस तरह से मिडल होता है और किस तरह से इन्फीरियर स्टेलेट गैंग्लियन बनता है। C1 टू C4 होता क्या है कि होती तो टोटल नर्व C8 है, लेकिन गैंग्लियन हमारे पास सिर्फ 3 है। क्यों? क्योंकि ये मिल के एक गैंग्लियन बना देते हैं। C1 टू C4 मिल के सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन बना देते हैं फ्यूज़ होके। ओके, और जो C5 टू C8 है ये सारे फ्यूज़ होकर मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन बना देते हैं। और C7 टू C8 जो है ये दोनों मिलके इन्फीरियर गैंग्लियन बना देते हैं, और यही जो है नीचे T1 से मिलके स्टेलेट गैंग्लियन बना देता है। तो हमेशा याद रखना है, जो ग्रे है ना वो पोस्ट गैंग्लियनिक है, और वाइट जो है वो प्री गैंग्लियनिक है। मतलब गैंग्लियन से पहले जो होंगे वो वाइट होंगे, गैंग्लियन के बाद ग्रे होंगे। तो ग्रे रैमिक कम्युनिकेंट्स क्यों है कि ये पोस्ट गैंग्लियनिक हैं टू नियर बाय सर्वाइकल नर्व्स। नाउ अब यहाँ पे हम मिडल ईयर एंड नेजल ग्लैंड्स की बात करते हैं। हमने हेड एंड नेक में ऑलरेडी बात की थी। इसमें क्या होता है कि इसमें कैरोटिको टिम्पैनिक नर्व जो होती है वो मिडल ईयर में मैस्टॉइड ब्रांच ऑफ 9th नर्व जो होती है ग्लॉसोफ्रेंजियल उसके साथ मिलके टिम्पैनिक प्लेक्सिस बना रही होती है। डीप पेट्रोजल नर्व के बारे में भी हमने हेड एंड नेक में बात की थी कि ये कैरोटिड प्लेक्सिस में बनती है। ये डीप पेट्रोजल नर्व ग्रेटर पेट्रोजल नर्व के साथ मिलती है, जो कि आ रही होती है फेशियल नर्व से या क्रेनियल नर्व 7 से, और ये मिलके नर्व ऑफ टेरोगॉइड कैनाल बनाते हैं जिनको मीडियन नर्व कहते हैं। तो ये भी हमने फेशियल नर्व जब डिस्कस की थी हमने वहाँ पे भी इसको देखा था। ओके, तो ये आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं फेरेंजियल प्लेक्सिस। अब देखें, ये जो सिंपैथेटिक फाइबर्स है ना ये मिल के ना कुछ प्लेक्सिस बनाते हैं। प्लेक्सिस मतलब कि एक नेटवर्क बनाते हैं। जैसे हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा था, हमने सर्वाइकल प्लेक्सिस पढ़ा था, सेक्रल प्लेक्सिस पढ़ा था ना, वैसे सिंपैथेटिक जो फाइबर्स होते हैं ना ये भी प्लेक्सिस बना रहे होते हैं। जैसे अब सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन की हमने बात की थी ना, जो C1 से लेकर C4 जो होती हैं उनसे मिल के ये गैंग्लियन बनता है। ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन क्या करता है, इसके कुछ फाइबर्स आगे ग्लॉसोफ्रेंजियल और वेगस के साथ मिलते हैं और फेरेंजियल प्लेक्सिस बना देते हैं। और इनका काम क्या होता है फेरेंजियल प्लेक्सिस का, कि ये हमारे फेरिंग्स की जो भी वेजोमोटर सप्लाई है वो देते हैं ताकि ब्लड वेसल्स जो है उनको रेगुलेट किया जाए। फिर इसी तरह कार्डिक नर्व्स होती हैं कि कुछ हर सर्वाइकल गैंग्लियन, जैसे सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन सुपीरियर कार्डिक नर्व देता है, मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन मिडल कार्डिक नर्व देता है, इन्फीरियर स्टेलेट गैंग्लियन जो इन्फीरियर कार्डिक नर्व बनाता है। और ये तीनों नर्व जो होती हैं ये मिल के कार्डिक प्लेक्सिस तक जाती हैं और हार्ट को सप्लाई कर रही होती हैं। इसी तरह फिर हार्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होना, हार्ट रेट कम होना, ज़्यादा होना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होना, ये सब कुछ कंट्रोल कर रही होती हैं। मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये क्रीकॉइड कार्टिलेज के लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट होता है। और मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन जो है ये देते हैं C5 टू C8 जो फाइबर्स उनको ग्रे रेमाई देते हैं, मतलब पोस्ट गैंग्लियनिक। थायराइड ब्रांचेस देते हैं अलॉन्ग द इंफीरियर थायराइड आर्टरी और मिडल कार्डिक नर्व देते हैं जो हमने पीछे देखी है। ये हो गई मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन। इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जिसको हम स्टेलेट गैंग्लियन कहते हैं, C8 और T1 के फ्यूजन से बनता है, तो ये हमने स्टेलेट गैंग्लियन का देखा। अब एक चीज़ होती है आंसा सबक्लेविया। इसमें क्या होता है कि मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन और स्टेलेट गैंग्लियन के दरमियान में एक लूप है जिसको कहते हैं आंसा सबक्लेविया। ओके, तो ये भी एक लूप बन गई। मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन और स्टेलेट गैंग्लियन के दरमियान में एक लूप बनती है जिसको आंसा सबक्लेविया कहते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है स्टेलेट गैंग्लियन की, कि जब हम स्टेलेट गैंग्लियन को ब्लॉक कर देंगे तो इसकी क्या थी, C8 और T1 से मिलके बना था ना, तो क्या होगा, तो C8 और T1 जो है और C7 भी होता है इसमें, तो ये जो इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन होता है, तो C7 C8 T1 ये हमारी किसको सप्लाई कर रही होती है, सिंपैथेटिक सप्लाई दे रही होती है अपर लिम्ब को, इसी तरह हेड को, ओके, और कुछ पार्ट्स ऑफ नेक को। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी को कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम है, मतलब उसको किसी हेड या नेक के किसी पार्ट में या अपर लिम्ब में कोई भी उसको पेन है, तो हम इसको ब्लॉक देके वो पेन ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह वैस्कुलर इनसफिशिएंसी सिंड्रोम है इस हिस्से की किसी को भी, कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रहा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई जा रही है, तो हम वेजल्स को खोलने के लिए वहाँ की सिंपैथेटिक जो स्टेलेट गैंग्लियन होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। फिर रिफ्रैक्टरी इंजाइना, मतलब इंजाइना की पेन जो है वो नहीं ठीक हो रही किसी भी चीज़ से, तो कभी कभार हम सिलेक्टिव केसेस में ये स्टेलेट गैंग्लियन ब्लॉक लगाते हैं। और कुछ पेन कंडीशंस हैं जो कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से होती हैं, उनको भी ब्लॉक करने के लिए हम स्टेलेट गैंग्लियन को ब्लॉक लगाते हैं। अब होता मसला ये है, स्टेलेट गैंग्लियन को ब्लॉक जब हम लगाते हैं तो ये स्टेलेट गैंग्लियन जो होता है इससे हमारी क्या होती हैं कि सिंपैथेटिक फाइबर्स आई को भी जा रही होती हैं। तो अगर हम ये स्टेलेट गैंग्लियन के ब्लॉक लगाएंगे इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए जो मैंने आपको बताई हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हॉर्नर सिंड्रोम भी हो सकता है, ओके, जिसमें मियोसिस टोसिस और
अगर स्टेलेट गैंग्लियन को हम ब्लॉक लगाते हैं तो ये चीज़ें तो ट्रीट हो जाती हैं, बट इट कॉजेज हॉर्नर सिंड्रोम, क्योंकि सिंपैथेटिक फाइबर्स आई के जो जा रहे होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, विच रिजल्ट्स इन मियोसिस, टोसिस एंड हाइड्रोसिस, जो हमने हॉर्नर सिंड्रोम में भी डिस्कस किया। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो उसकी बात करें तो क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो इसका होता है। क्रेनियल पार्ट में हमने देखा था इसकी 4 नर्व्स होती हैं। ऑक्यूलोमोटर नर्व विच कॉजेज प्यूपिलो कंस्ट्रक्शन एंड अकोमोडेशन, सेवंथ नर्व विच सप्लाइज द फेशियल नर्व जो होती है लाइक्राइमल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, ग्लॉसोफ्रेंजियल which supplies the parotid gland, and vagus which supplies heart, lungs, stomach, liver, pancreas, small intestine, much of the large intestine. 3, 7, 9, 10 ये सारी 4 cranial nerves जो हैं पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में आती हैं। अब होता क्या है कि अगर हम लंबर रीजन में सिम्पैथेक्टमी कर दें, मतलब सिंपैथिक जो इसकी लंबर वाली है साइड, उसको अगर हम काट दें सिम्पैथेटिक सिस्टम को वहाँ से, तो वो सप्लाई कर रही होती है डिस्टल कोलॉन, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, पेल्विक ऑर्गन्स और इरेक्टाइल टिश्यूज़। तो स्फीयर आर्टीरियल ब्लॉकेज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़, ये हमने बात कर ली कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं, क्योंकि गैंग्लियन बिल्कुल पास पड़ा होता है, ऑर्गन से दूर होता है, और पोस्ट गैंग्लियनिक लंबे होते हैं, लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में गैंग्लियन ऑर्गन के करीब है, जिसकी वजह से जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर होता है वो लॉन्ग होता है, लेकिन पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो है शॉर्ट होता है, क्योंकि गैंग्लियन बिल्कुल ऑर्गन के पास है। नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेलेट गैंग्लियन ब्लॉक। तो हमने देखा कि विजुअल एफरेंट फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट का जो है कॉन्टीन्यूस सर्विलेंस रखते हैं और ब्रेन को बताते रहते हैं ब्लड प्रेशर, पीएच और ऑक्सीजन ऑस्मोलैरिटी, कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर, स्ट्रेच, फुलनेस, हार्मोन्स। नाउ आई विल डिस्कस द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि जैसे एक पाइप होता है ना, तो पाइप को हम ज़ोर से बंद कर दें, कंस्ट्रिक्ट कर दें, तो आगे नहीं जाता पानी। इसी तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो सही तरह से नहीं हो रहा होता। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कीप द ब्लड वेसल्स पार्शली कंस्ट्रिक्टेड, दिस इज कॉल्ड सिंपैथेटिक वास्कुलर टोन। इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लड पूलिंग एंड हेल्प्स मेंटेन द ब्लड प्रेशर। लेकिन सीवियर आर्टीरियल डिजीज़ में क्या होता है, आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और कोलेटरल आर्टरीज जो होती हैं वो भी सिंपैथेटिक वेजोकंस्ट्रिक्टर की वजह से बंद होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपैथेटिक नर्व्स को काट देते हैं ताकि कोलेटरल वेजल्स काम करें, वो रिलैक्स हो जाएं, वो डायलेट हो जाए और ब्लड जो है वो वहाँ से गुजरे, और वो जो जगह है जिसको वो सप्लाई कर रही थी ब्लड वेसल वो सर्वाइव रहे। तो सिंपैथेक्टमी डज नॉट रिमूव द ब्लॉकेज। ये क्या करता है, कोलेटरल सर्कुलेशन को ओपन कर देता है, ब्लॉकेज को रिमूव नहीं करता। ब्लॉकेज उधर ही है, बस कोलेटरल सर्कुलेशन को इसने थोड़ा सा खोल देना है जब हम सिंपैथेटिक नर्व्स वहाँ से काटेंगे, ताकि उनको ब्लड फ्लो प्रॉपर जाए। तो आपने याद रखना है कोलेटरल सप्लाई ज़्यादा होता है। उसके बाद सिंपैथेटिक फाइबर्स जो अपर लिम्ब की हमने पहले बात की कि अपर लिम्ब के लिए जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के T2 to T8 से आ रहे होते हैं मेनली, नेक से नहीं आ रहे होते, ब्रेकियल प्लेक्सस से नहीं आ रहे होते हैं। तो ये लेटरल हॉर्न जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ से T2 to T8 जो फाइबर्स होते हैं वहाँ से निकलते हैं, एंटीरियर रूट स्पाइनल नर्व बनाते हैं, वहाँ से वाइट रेमस कम्युनिकेंस होते हैं, और वाइट रेमस मैंने आपको बताया प्री गैंग्लियनिक होते हैं, और ये प्री गैंग्लियनिक जाके सिंपैथेटिक ट्रंक में जाते हैं, और वहाँ से फिर क्योंकि इन्होंने जाना है ऊपर, ठीक है, असेंड करते हैं। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। 3 पॉसिबिलिटीज़ ये होती हैं, मैं आपको अगर इसका थोड़ा सा व्यू दिखाऊं, कि सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जो हैं वो प्री गैंग्लियनिक हों और अपनी जगह पे ही साइनैप्स करें गैंग्लियन पे, और पोस्ट गैंग्लियनिक होके ऑर्गन की तरफ चले जाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स निकलें, यहाँ पे गैंग्लियन से जस्ट गुजरे, पास करें, उधर साइनैप्स नहीं करें, और वहाँ से गुजर के ऊपर चले जाएँ और जहाँ पे उन्होंने जाना है, और वहाँ जाके साइनैप्स करके उस जगह को सप्लाई करें। तो ये हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी। और तीसरा ये है कि वो वहाँ से असेंड तो कर जाएं, साइनैप्स किए बगैर ऊपर भी चले जाएं, लेकिन वहाँ जाके भी साइनैप्स ना करें। तो ये होती हैं सबप्लैंक्टिक न्यूरॉन्स। सबप्लैंक्टिक न्यूरॉन्स जो होती हैं ना, ये पैरासिम्पैथेटिक में भी होती हैं, सिंपैथेटिक में भी होती हैं। जब भी सबप्लैंक्टिक का वर्ड आएगा तो उससे आपको यही याद रखना है कि ये साइनैप्स नहीं करती, ठीक है। तो अपर लिम्ब की हमने बात की कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे T2 to T8 जो है स्पाइनल कॉर्ड का लेवल, वहाँ से लेटरल ग्रे हॉर्न से प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स निकल रहे हैं, एंटीरियर रूट में जा रहे हैं, स्पाइनल नर्व में जा रहे हैं, वाइट रेमस कम्युनिकेंट्स बना रहे हैं, और फिर सिंपैथेटिक ट्रंक में जाके साइनैप्स किए बगैर ऊपर जा रहे हैं, असेंड कर रहे हैं, और फिर ऊपर जाके सेकेंड थोरेसिक गैंग्लियन में साइनैप्स कर रहे हैं, स्टेलेट गैंग्लियन में साइनैप्स कर रहे हैं, या मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन में साइनैप्स कर रहे हैं। फिर साइनैप्स करने के बाद पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकलेंगे और वो ग्रे रेमाए होंगे, क्योंकि पोस्ट गैंग्लियनिक मैंने आपको बताया था वो ग्रे होते हैं, और फिर जाके ब्रेकियल प्लेक्सिस से जॉइन करेंगे, और जहाँ पे उन्होंने सप्लाई देनी है अपर लिम्ब को वहाँ पे जाके करेंगे। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस इज़ नॉट ओनली मोटर एंड सेंसरी, इट ऑल्सो कैरीज द सिंपैथेटिक फाइबर्स। ओके, अब हमारा विच गैंग्लिया शुड बी
रिमूव्ड। अब अगर सिंपैथेटिक फाइबर साइनैप्स करें सेकंड थोरैसिक गैंग्लियन में या स्टेलेट गैंग्लियन में, तो हमें कौन सा गैंग्लिया रिमूव करना चाहिए? ठीक है, बोथ, दोनों हमें जो है वो रिमूव करने पड़ेंगे, सेकंड थोरैसिक गैंग्लियन भी और स्टेलेट गैंग्लियन भी, ताकि हमारे आर्म को जितनी भी सिंपैथेटिक सप्लाई है वो सारी ख़त्म हो जाए, क्योंकि आर्म को यहीं से गैंग्लियन से, इन्हीं दो गैंग्लियन से सप्लाई मिल रही थी। ओके, तो हम स्टेलेट गैंग्लियन और सेकंड थोरैसिक गैंग्लियन दोनों को ब्लॉक लगाएंगे ताकि हमारी जो आर्म है उसको सिंपैथेटिक सप्लाई बंद हो जाए। ठीक है, लेकिन स्टेलेट गैंग्लियन को कोशिश करें जितनी भी हो सके कि स्टेलेट गैंग्लियन को हम रिमूव ना करें। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी देखा कि स्टेलेट गैंग्लियन जो होता है ये हमारे फेस, आइज़, हेड एंड नेक को भी सब सिंपैथेटिक फाइबर्स दे रहा होता है, और अगर हम स्टेलेट गैंग्लियन को रिमूव करेंगे तो ना सिर्फ आर्म की सिंपैथेटिक सप्लाई जाएगी, बल्कि हमारी फेस, आई की भी सप्लाई चली जाएगी, तो उसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है। तो स्टेलेट गैंग्लियन को कोशिश करनी है कि हम रिमूव ना करें। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा होता है कि कोई भी ब्रेन स्टेम लीजन है, या सर्वाइकल रिब की वजह से कंप्रेशन हो गया, या नेक ट्रॉमा हो गया है, सिंपैथेटिक पाथवे में कोई भी इंटरप्शन आई है हेड के, या पैनकॉस ट्यूमर है, मतलब जो पैनकॉस ट्यूमर क्या होता है कि वो जैसे लंग का ट्यूमर है ना, तो वो ऊपर सिंपैथेटिक चेन्स को ब्लॉक कर रहा है ग्रो करके। सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स हैं, या सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक को कोई भी इंजरी हुई है, तो इन सब कॉजेज़ की वजह से क्या होता है कि सिंपैथेटिक जो सप्लाई जा रही होती है आई को, वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक सप्लाई ने क्या करना था, प्यूपल्स को डायलेट करना था। तो अब प्यूपल्स डायलेट नहीं होंगी, मियोसिस हो जाएगी। ठीक है, तो सुपीरियर टार्सल मसल जो है उसकी टोन लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से अपर लिड ड्रूप कर जाएगी, टोसिस हो जाएगी। स्वेट ग्लैंड्स जो है जिनको सिंपैथेटिक सप्लाई जा रही थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो नो स्वेटिंग, कोई अनहाइड्रोसिस हो जाएगी, स्वेटिंग नहीं होगी। ब्लड वेसल्स जो है वो खुल जाएंगी, जिसकी वजह से फेस जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म और फ्लश्ड हो जाएगा, और आई बॉल जो है ना वो थोड़ा सा हमें इनऑफ्थेल्मोस, मतलब अंदर की तरफ घुसा हुआ नजर आएगा। तो हॉर्नर के अंदर फिर क्या होता है कि सारी सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो आई की चली जाती है, आईलिड इस तरह की हो जाती है, ड्रूप कर जाती है, और मतलब उसकी मियोसिस हो जाती है, स्वेट ग्लैंड खत्म हो जाते हैं, ब्लड वेसल डायलेट करती है, तो फेस फ्लशिंग नज़र आ रहा होता है, और आंखें अंदर की तरफ घुसी हुई नज़र आती हैं, आई बॉल। तो स्टेलेट गैंग्लियन ब्लॉक हमें समझ आई कि हमने ब्लॉक करना है या नहीं करना। हमने कोशिश करनी है स्टेलेट गैंग्लियन को ब्लॉक ना करें, क्योंकि ये हमारे ना सिर्फ आर्म को बल्कि ऊपर भी हेड एंड नेक को सप्लाई दे रहा है, तो हमारे बहुत सी चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी फिर। तो लेकिन अगर हमने ब्लॉक करना हो तो हम सबसे पहले देखेंगे पर्पस क्या है, क्यों ब्लॉक दे रहे हैं, और लैंडमार्क्स क्या है कि हमने कहाँ पर ब्लॉक देना है, और टेक्निक क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि हमने टेम्पोरेली अपर लिम्ब की सिंपैथेटिक सप्लाई अगर स्विच ऑफ करनी है तो हम स्टेलेट गैंग्लियन ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंपैथेटिकली मेंटेन्ड पेन, और हमने ऊपर कॉजेज़ देखी, वैस्कुलर इंसफिशिएंसी, रिफ्रैक्टिव एंजाइना, इन सब में हम ब्लॉक दे सकते हैं। अब देना कहाँ पे है? सबसे पहले हम क्रीकॉइड कार्टिलेज जो है उसको हमने पैल्पेट करना है, और फिर हमने थोड़ा सा क्रीकॉइड कार्टिलेज के एक फिंगर जो है ना लैटरल जाना है, और वहाँ पर हमें एंटीरियर टुबर्कल मिलेगा C6 ट्रांसफर्स प्रोसेस को, जिसको हम कैरोटिड टुबर्कल कहते हैं, उसको हमने पैल्पेट करना है। फिर हमने कैरोटिड शीट को थोड़ा सा लेटरली डिस्प्लेस करना है, और अपनी C6 टुबर्कल के लेवल पे नीडल को इंसर्ट कर देना है। ठीक है, वहाँ हमने लोकल इनेस्थेटिक इंजेक्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमारे सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो कंडक्शन ख़त्म कर देंगे, ब्लड वेसल्स खुल जाएंगी, हैंड जो है वो वार्म हो जाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ब्लॉक लग गया है। तो लेकिन क्या हो सकता है, नुकसान क्या है स्टेलेट गैंग्लियन ब्लॉक का, कि हॉर्नर लाइक फीचर्स आ सकते हैं, सेम साइड पे मियोसिस, टोसिस, फेशियल प्लसिंग एंड एनाड्रोसिस हो सकती है। समझ आ गई आपको? अब हमारी 4 सिंपैथेटिक हमने 4 क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स देखनी है, उनका थोड़ा सा ये रिवाइज ही करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रेनियल नर्व्स को बहुत डिटेल से देख लिया है। यहाँ पे हम जस्ट पैरासिम्पैथेटिक का जो उसका है ना वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है, ओक्यूलोमोटर 3, 4, 3, 7, 9, 10 जो है पैरासिम्पैथेटिक हैं। तो ओक्यूलोमोटर नर्व जो है वो एडिंगर वेस्फॉल न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है, सीलियरी गैंग्लियन में जाती है, और वहाँ से शॉर्ट सीलियरी नर्व्स निकल के हमारे स्फिंक्टर प्यूपिली को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से प्यूपिल कंस्ट्रक्ट करती है, सीलियरी मसल्स की अकोमोडेशन होती है। तो ये ओक्यूलोमोटर का काम होता है। फेशियल नर्व का क्या है, फेशियल नर्व की 2 ब्रांचेस हेल्पफुल है पैरासिम्पैथेटिक में। एक ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है जो टीरोगोपैलेटाइन गैंग्लियन में जाती है, टीरोगोपैलेटाइन गैंग्लियन में जाती है, और वहाँ से लैक्राइमल ग्लैंड को और नेजल ग्लैंड्स को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से आंसू आते हैं और नाक से सिक्रीशंस आती हैं। फिर इसके अलावा फेशियल नर्व की ब्रांच है कॉर्डा टिम्पनाई, ये लिंगुअल नर्व के साथ मिलकर सबमैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करती है, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में जाती है, और वहाँ से सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से सलाइवा प्रोड्यूस होता है। तो ये इस पैरासिम्पैथेटिक काम है कि यहाँ पे टीयर्स एंड सलाइवा जो है इस तरह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। उसके बाद ग्लॉसोफ्रेंजियल 9th नर्व है, ये टिम्पैनिक नर्व जो है होती है लेसर पेट्रोजल नर्व के साथ मिलकर ऑप्टिक गैंग्लियन में जाती है, ऑप्टिक गैंग्लियन से निकलती है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल मैंडिबुलर डिवीजन और पेरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से पेरोटिड सेक्रीशंस होती हैं। ओके,
में क्या समझ आया कि जो सिंपैथेटिक डिवीजन है उसका थोरैकोलम्बर आउटफ्लो है T1 टू L2। प्री गैंग्लियनिक जो होते हैं मेनली हेड एंड नेक के लिए वो T1 टू T4 होते हैं और अपर लिम्ब के लिए T2 टू T8 होते हैं। शॉर्ट इसका प्री गैंग्लियनिक फाइबर होता है, लॉन्ग सिंपैथेटिक का लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होता है, क्योंकि गैंग्लियाँ जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पास होते हैं और ये हमारी पूरी बॉडी को सिंपैथेटिक सप्लाई जाती है फाइट एंड फ्लाइट के लिए। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में 3, 7, 9, 10 नर्व्स होती हैं, S2 टू S4 होते हैं, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है। इसका प्री गैंग्लियनिक जो फाइबर होता है ना वो लॉन्ग होता है और पोस्ट गैंग्लियनिक शॉर्ट होता है, क्योंकि गैंग्लिया बिल्कुल ऑर्गन्स के पास पड़े होते हैं और ये हेड एंड वीजरा को सप्लाई कर रहे होते हैं, रेस्ट डाइजेस्ट वगैरह इनका काम होता है। ओके, इसके अलावा कुछ प्लेक्सिस बनते हैं जिसमें कार्डिक प्लेक्सिस है, पल्मनरी प्लेक्सिस है, जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन्स बना रहे होते हैं। ओके, उसके बाद आता है कि ये हमारी वही जो हमने 4 क्रेनियल नर्व्स के बारे में डिस्कस किया कि 3, 7, 9, 10 नर्व्स हैं, किस तरह से जो है सप्लाई करी है, ये सारा यहाँ पे रिवीजन के लिए लिखा हुआ है। तो हमेशा याद रखना है पैरासिम्पैथेटिक के जो गैंग्लियंस हैं, सीलियरी गैंग्लियन है, टीरोकोपैलेटन गैंग्लियन है, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन है, ऑप्टिक गैंग्लियन है, ठीक है। वेगस नर्व का कोई गैंग्लियन नहीं है। और जो सीलियरी गैंग्लियन है वो ऑक्यूलोमोटर नर्व का है जिसने स्फिंक्टर प्यूपिली और सीलियरी मसल्स को सप्लाई करना है। टीरोकोपैलेटाइन गैंग्लियन 7th नर्व का है जिसने लेक्राइमल और नेजल ग्लैंड्स को सप्लाई करना है। सबमैंडिबुलर गैंग्लियन जो है वो भी 7th नर्व का है जिसने सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स को सप्लाई करना है। ऑप्टिक गैंग्लियन 9th नर्व का है जिसने पेरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करना है। और वेगस नर्व का कोई क्रेनियल गैंग्लियन नहीं है। इसके जो गैंग्लिया हैं वो ऑर्गन्स के पास पड़े हुए हैं, थोरेसिक और एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स हैं, विजरा है, उनके पास है। तो इस वजह से इसका क्रेनियल मतलब क्रेनियम के अंदर कोई गैंग्लियन नहीं है, ऑर्गन्स के पास है। ओके, तो ये देखें किस तरह से आर्टरी जो थी ब्लॉक थी, लेकिन कोलेटरल वेसल्स जो थे उनको हमने सिंपैथेक्टमी करके या सिंपैथोलिटिक ड्रग्स दे के वेसोकंस्ट्रिक्टिव टोन ख़त्म की, कोलेटरल सप्लाई ज़्यादा की, और ताकि हमारे लिम्ब को ब्लड सप्लाई जाए और टिश्यू सर्वाइव रहे। ओके, तो ये वही चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, ये आप रिवाइज करें यहाँ से। एंड दिस इज़ अबाउट द टॉपिक। आपको आई होप समझ आया होगा कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। दूसरा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स है, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक में आगे से हमने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक देखे, आपको पता होना चाहिए सिंपैथेटिक नर्व थोरैकोलम्बर, पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियोसैक्रल। कौन कौन से गैंग्लिया हैं, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, फिर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। और पैरासिम्पैथेटिक के हमने गैंग्लियन जो देखे हैं, ऑप्टिक, टीरोकोपैलेटाइन, फिर सबमैंडिबुलर गैंग्लियन है, फिर आपका जो है सीलियरी गैंग्लियन है। वेगस का जो है गैंग्लियन बिल्कुल ऑर्गन के करीब है जहाँ पे उसने सप्लाई करना है। सिंपैथेटिक के क्या काम है, पैरासिम्पैथेटिक के क्या काम है, ये सब कुछ हमने देखा। स्प्लैंक्टिक नर्व्स का जब भी जिक्र आए वो कहीं भी सिनैप्स नहीं करती। सिंपैथेटिक में हमेशा या तो उसी लेवल पे सिनैप्स होगा या ऊपर डिसेंड करेंगे फाइबर्स और वहाँ जाके सिनैप्स करेंगे, या वो सिनैप्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ओके, तो 3, 7, 9, 10 कभी भी आपने नहीं बोलना। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दीज 4 फॉर पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियल आउटफ्लो एंड दिस इज़ अबाउट द टॉपिक। इसी तरह इसी लेवल पे हमारी नर्व्स एंड द नर्व्स ऑफ द बॉडी सीरीज़ का खात्मा होता है। हमने जो है सारी अल्हम्दुलिल्लाह नर्व्स ऑफ द बॉडी डिस्कस कर ली हैं और ये आपके अब FCPS के जितने भी MCQs हैं मैं ग्रुप में शेयर करूँगी, वो आप सॉल्व करें। और अब आपके FCPS के लिए कोई भी नर्व से रिलेटेड MCQ आएगा तो इंशाल्लाह आपका वो गलत नहीं होना चाहिए इसके बाद। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टॉपिक।